जय हिंद। और अगली क्लास संविधान के टॉपिक से हमने 2 टॉपिक क्लास ख़त्म की थी। संविधान सभा के ऊपर हमने 2 वीडियोज़ में देखा कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था और उसमें क्या क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। अगली बात अगर हम करते हैं संविधान के कुल भाग, संविधान के कुल भाग जो हैं, कुल भाग कितने हैं, तो कुल भाग हैं टोटल 22। अब बात यहाँ पे प्रश्न आपसे ये बनता है कि भाग 1 में किस बात का उल्लेख है। भाग 1 में दिया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच। अब संघ और उसके राज्य क्षेत्र की अगर बात हो रही है तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ मतलब यूनियन, कहीं कहीं फेडरल शब्द का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल पॉलिटिकल साइंस में इन दोनों शब्दों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। ऐसा माना जाता है कि जो फेडरल हैं, जैसे अमेरिका, वहाँ पे 50 देश हैं, तो वो 50 देश, वहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है। वहाँ पे कोई भी राज्य, उसको ये स्वतंत्रता है कि वो अपने आप को केंद्र की सत्ता से अलग कर सकता है। लेकिन भारत के संविधान में इस बात को यूनियन शब्द इसलिए जोड़ा गया कि जो भारत शब्द है, जो ये संघ है क्या, यानी यूनियन क्या है, यूनियन ही भारत बनता है। और भारत 28 राज्य और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश मिला करके इसको हम भारत कहते हैं। इसके बगैर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे, इसके बगैर भारत की कल्पना करना अनिवार्य संभव नहीं है। अब यहाँ पे भारत के 28 राज्य हैं या वर्तमान में 29 राज्य हैं, इसको ज़रा सा आप कन्फर्म करिएगा, ठीक। अब बात हो रही थी संविधान में भाग 1 में किसकी बात कही गई है। भाग 1 में दिया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और ये अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 के बीच लागू होता है। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 के बीच। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अगर हम आर्टिकल नंबर 1 की बात करें, आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है, आर्टिकल 1 में इस बात का जिक्र है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ पे सिर्फ संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या है? संघ का नाम संविधान के आधार पे भारत अर्थात इंडिया, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ संघ का नाम दिया गया है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। इन दोनों बातों का उल्लेख आर्टिकल आपको 395 में आपको मिल जाएगा, 395 में। फिलहाल बात कर रहे थे भाग 1 की, तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ये राज्यों का एक संघ होगा। भारत और इंडिया मिल करके ये एक संघ का निर्माण करते हैं, और उस संघ का नाम भारत अथवा इंडिया के नाम से, और उसका विस्तार कहाँ तक है। अगर हम मानचित्र में देखें तो भारत हमारा यहाँ से लेकर के, और ये जो जलीय सीमा है, इस पूरी जलीय सीमा तक ये भारत है, और ये इसका राज्य क्षेत्र है। यानी स्थल और जल सीमा, जहाँ तक हमारी सीमाएं जिन देशों के साथ लगती हैं, वहाँ तक हमारा ये क्षेत्र फैला हुआ है। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग, ठीक। आर्टिकल 2 में क्या दिया है? अगर हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या फिर नए राज्यों की स्थापना।
अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो ये विशेषाधिकार सिर्फ भारत की संसद के पास है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, या किसी अर्जित क्षेत्र को भारत का हिस्सा बना करके उसको राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पांडिचेरी जो कि फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में था, गोवा जो कि पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ, सिक्किम, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज़ादी के बाद भारत के राज्य बने। अब लेकिन इन बातों का अगर यहाँ पे आर्टिकल 2 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात कहता है, लेकिन आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 3, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया आर्टिकल 3 में कि नए राज्यों का निर्माण, आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3 के आधार पे आप नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान राज्य क्षेत्र जो हैं, जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्र और सीमाओं में, वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है। ठीक, अब ये सब प्रक्रिया वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमा और नाम का परिवर्तन और नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये संसद के द्वारा होता है। संसद में इसके लिए विधेयक पारित किया जाता है। विधेयक 3 प्रकार से, एक साधारण बहुमत के द्वारा पारित होता है, ठीक, एक विशेष बहुमत के द्वारा पारित होता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा पारित होता है, ठीक। तो इस प्रकार से संसद के पास ये अधिकार हैं। लेकिन अगर ये नए राज्यों की बात करें तो इसके लिए आप साधारण बहुमत के आधार पे ये सारा कारनामा कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में इस बात का उल्लेख किया गया है। लेकिन कौन कर सकता है? संसद। क्या उस राज्य की मंजूरी जरूरी है? बिल्कुल इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा कि संबंधित राज्य की विधानसभा या विधानमंडल से या विधान परिषद से ऐसी कोई मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, बस उस राज्य को जानकारी होना चाहिए, ठीक। आर्टिकल नंबर 4 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 4 में अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 4 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 4 के अंतर्गत बहुत सारी बातों का उल्लेख है। संविधान के अंतर्गत नए राज्यों का गठन बहुमत के आधार पे, फिर नए राज्य क्षेत्रों के सीमाओं से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न आपके बनते रहते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद 1 से 4 के बीच का जो प्रश्न था, वहाँ से संबंधित जो प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपके ये रहे। कुल 20 भागों में भाग 1 हमने क्लियर किया अभी तक, भाग 1 हमारा क्लियर हो गया है। अगर हम कुल भाग में बात ये करते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो अभी अभी हमने पढ़ा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये किस भाग में आता है? भाग 1 में। अगर बात की जाए नागरिकता की, तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप किस भाग में आएगा? भाग 2 में। अगर बात की जाए मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, तो अगर मूल अधिकार की बात की जाती है तो ये आएगा भाग 3 में। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी राज्यों के नीति निदेशक तत्व की अगर बात करेगा, राज्यों के नीति निदेशक तत्व अगर इसकी बात करता है तो ये आपका कहाँ पे आएगा? ये आपका आएगा भाग 4 में। अगर बात ये करें कि मूल कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य जो कि 44वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पे नया भाग जोड़ा गया था, भाग 4A उसका नाम दिया गया है। अगर बात करता है संघ की, तो संघ की बात कहाँ बोली गई है? भाग 5 में। अगर बात करता है राज्य की, तो राज्य का वर्णन कहाँ पे है? भाग 6 के अंतर्गत। इस प्रकार से आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और भाग 5 की बात हो जाती है। अब भाग 4, भाग 5 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमसे अक्सर चर्चा की जाती है भाग 9 की, और भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। फिर बाद में एक नया सेक्शन जोड़ा गया था 9A या 9 का, यहाँ पे नगर पालिका का उल्लेख है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। और फिर कहीं कहीं बात करता है भाग 9B की। भाग 9B में सहकारी संस्था यानी कोऑपरेटिव संस्थान जो है, सहकारी संस्था, इसका उल्लेख है आपका भाग 9B में, ठीक।
इस प्रकार से अगर कहता है कि निर्वाचन का उल्लेख कहाँ पे है, निर्वाचन, तो निर्वाचन आपका भाग 15 में आता है। अगर आपसे बात कहता है कि भैया राजभाषा कहाँ आएगी, तो राजभाषा का वर्णन भाग 17 में किया गया है। अगर बात करता है आपात उपबंध की, तो आपात उपबंध यानी एमरजेंसी प्रोविज़न, तो ये आएगा भाग 18 में। ठीक, किस प्रकार से ये प्रश्न आपके भाग से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और इस प्रकार से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पे भाग 1 के बारे में, 1 से 4 तक हमने डिस्कशन किया था। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, भाग को छोड़ करके भाग का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भी हमने क्लियर कर लिया है। लेकिन अगला टॉपिक आपके सामने लिखा है नागरिकता, और नागरिकता से किस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। पहली बात, नागरिकता संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में। नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 के बीच। फिर ये कह सकता है भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता। फिर ये प्रश्न बन सकता है कि भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से अपनाई गई या आधारित है, तो ब्रिटेन के संविधान में जिस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है, वैसे हमारे भी संविधान में सिंगल सिटीजनशिप की बात कही गई है। इसके अलावा पूछ सकता है कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं, प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं, और नागरिकता को छोड़ने का कितना तरीका है, तो छोड़ने के लिए 3 प्रकार हैं। इस प्रकार से आपके नागरिकता से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। और नागरिकता से संबंधित प्रश्न ये भी बन सकता है कि नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया था, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, और नागरिकता के ही ऊपर अभी CAA की बात हो रही थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसका पूरा नाम होगा। ठीक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसमें कुछ बातों का जिक्र है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार से आपके भाग 2 से संबंधित जो प्रश्न थे, किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, उनकी चर्चा की गई। आगे फिर से हम अगले वीडियोज़ में आपको और बेहतर तरीके से अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। जय हिंद।